नमस्कार साथियों। विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर के हिंदी विभाग से मैं डॉक्टर विभा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे आभिजात्यवाद। बीए हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष के अष्टम पत्र में यह विषय संलग्न है। आभिजात्यवाद क्लासिसिज्म के समानांतर प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। क्लासिसिज्म शब्द के लिए हिंदी में शास्त्रवाद, शास्त्रीयतावाद, श्रेण्यवाद आदि अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ और कालक्रम में ये सारे शब्द पीछे छूटते चले गए और आभिजात्यवाद का प्रयोग ही प्रमुखता से होता है। आरंभ में रोम में करदाताओं के सर्वोच्च समूह के लिए क्लासिक शब्द का प्रयोग होता था, यानी क्लासिक शब्द से एक वर्ग विशेष का बोध होता था, एक ऐसा सर्वोच्च वर्ग जो शिक्षा और आमदनी दोनों ही रूपों से समृद्ध था। आम लोगों का साहित्य भी अलग था और इसीलिए साहित्य के क्षेत्र में स्क्रिप्टर प्रोलिटेरियस और स्क्रिप्टर क्लासिक्स जैसे शब्द प्रचलित थे और यह जो क्लासिक्स शब्द है वो उसी आभिजात्य का बोध कराता है। हिंदी में आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने उसी विशेष श्रेणी को ध्यान में रखते हुए क्लासिसिज्म के लिए शब्द दिया था श्रेण्यवाद, परंतु यह श्रेण्यवाद शब्द अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। आभिजात्यवाद के सिद्धांतकार के रूप में या आभिजात्य के प्रवर्तक के रूप में होरेस का नाम लिया जाता है। होरेस ने अरस्तु के काव्य सिद्धांतों की व्याख्या की थी और तभी से होरेस को आभिजात्यवाद का प्रवर्तक एक तरह से कहा जाता है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में अरस्तु के काव्य में आभिजात्यवाद के तत्व मौजूद थे। अरस्तु ने काव्य में जिस प्रकार से त्रासदी का विवेचन किया है, त्रासदी को उन्होंने जिस रूप में रूपायित किया है और समझाने की कोशिश की है और जिस तरह से त्रासदी के माध्यम से मनुष्य के हृदय के विरेचन को बताया है, इसी तरह से उन्होंने त्रासदी के अतिरिक्त महाकाव्य और काव्य की अनेक विधाओं को जिस रूप में समझाया है, जिस रूप में वर्णन किया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि साहित्य शास्त्र में शास्त्रीयता, नियमबद्धता और अनुशासन का एक रूप कायम हो चुका था। और जैसा कि अरस्तु के काव्य शास्त्र के नामकरण से भी यह स्पष्ट होता है। अरस्तु के ग्रंथ का नाम ही काव्य शास्त्र रखा गया है, पोएटिक्स जिसका मूल नाम है, और यदि उसे हम हिंदी में कहें तो वो काव्य शास्त्र है। तो वह नामकरण ही इस बात का समर्थन करता है कि उस समय तक साहित्य में सिद्धांत का, अनुशासन का, नियम का एक अच्छा खासा स्तर निर्मित हो चुका था और इस दृष्टि से साहित्य में आभिजात्यवाद का आरंभ हो चुका था। थोड़ा और पीछे चलें तो हम पाते हैं कि प्लेटो के साहित्य में भी आभिजात्यवाद किसी न किसी रूप में उपस्थित था, क्योंकि प्लेटो ने भी साहित्य में भावोद्रेक के स्थान पर बुद्धि और विवेक पर बल दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने संयम पर और वाक संयम पर, स्थिरता पर बल दिया है। यानी प्लेटो का जो साहित्य है वह जिस तरह से भावनाओं पर नियंत्रण और अलंकृति से दूर रखने की प्रवृत्ति, बुद्धि पर बल, विवेक पर बल, वाक संयम पर बल, सादगी पर बल, ये जितनी भी विशेषताएं हैं, ये सारी की सारी विशेषताएं आभिजात्य का समर्थन करती हैं। तो इस दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम प्लेटो के काव्य में और फिर अरस्तु के काव्य में आभिजात्यवाद की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। चूंकि अरस्तु का समय ईसा पूर्व चौथी शताब्दी है, तो चौथी शताब्दी में हमें आभिजात्यवाद का रूप स्थिर होता हुआ दिखाई देता है, परंतु अरस्तु से आगे अगली 2 शताब्दियों तक आभिजात्यवाद का हमें कोई विस्तार दिखाई नहीं देता है। या हम यूँ कहें कि साहित्य के क्षेत्र में या साहित्य चिंतन के क्षेत्र में, साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में हमें कोई उल्लेखनीय प्रगति दिखाई नहीं पड़ती है। ईसा से पूर्व पहली शताब्दी तक आते आते स्थिति ऐसी हो गई कि किसी भी रचनाकार से, कवि से कुछ भी नया लिखने की आशा नहीं की जा रही थी। और इसी ईसा पूर्व पहली शताब्दी में होरेस जैसे विद्वान हुए और होरेस ईसा से 65 वर्ष पूर्व उन्होंने अरस्तु के सिद्धांतों की व्याख्या की है। होरेस को ऐसी स्थिति में लगा
कि जब हमारे पास कोई नवीन साहित्य सृजन नहीं हो रहा है तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम प्राचीन सिद्धांतों का अनुसरण करें और प्राचीन कवियों का अनुकरण करें। और प्राचीन सिद्धांतों के अनुसरण और प्राचीन कवियों के अनुकरण के ही क्रम में उन्होंने अरस्तू के सिद्धांतों की व्याख्या की और इस प्रकार से उन्होंने आभिजात्यवाद को स्थिर किया और उन्हें आभिजात्यवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना गया। यद्यपि आभिजात्यवाद प्लेटो के समय से ही किसी न किसी रूप में साहित्य में चल रहा था। और जब आभिजात्यवाद को इस रूप में लेकर आते हैं होरेस और आभिजात्यवाद पर जब चर्चाएं होने लगती है और साहित्य में इसके महत्व को समझा जाने लगता है, तब एक और भ्रम पैदा होता है। और भ्रम की स्थिति यह होती है कि सिर्फ ग्रीक और लैटिन में लिखा गया साहित्य ही आभिजात्यवाद की श्रेणी में आएगा, परंतु कालक्रम में इस भ्रम का भी निराकरण हो जाता है और आभिजात्यवाद को सार्वकालिक और सार्वभौमिक रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी आभिजात्यवाद की श्रेणी में या क्लासिक साहित्य की श्रेणी में वो समग्र साहित्य आएगा जो युग प्रवर्तन की क्षमता रखता है या जो रचना आगे आने वाले समय में भी युग प्रवर्तक साबित हो सकता है, ऐसी संभावना रखता है। वो सारा साहित्य क्लासिक साहित्य की श्रेणी में, आभिजात्य साहित्य की श्रेणी में आने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से आभिजात्यवाद को सार्वकालिक रूप में और सार्वभौमिक रूप में और सर्वभाषा के साहित्य के रूप में स्वीकृति मिली। यही कारण है कि संस्कृत समेत हिंदी समेत भारतीय भाषाओं के साहित्य में जितने भी ऐसे युग प्रवर्तक साहित्यकार थे, युग प्रवर्तक रचनाएं थी, उनको आभिजात्यवाद की श्रेणी में या आभिजात्य साहित्य की श्रेणी में शामिल किया गया। और इसी क्रम में वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास का रामचरितमानस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, आधुनिक युग में आकर के जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी, निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा इत्यादि रचनाओं को आभिजात्यवाद की श्रेणी में रखा गया। और आज समकालीन साहित्य में भी यदि कोई ऐसी रचना प्राप्त होती है जिसमें ऐसी संभावना लगती है कि आने वाले समय में यह युग प्रवर्तक साबित हो सकता है, तो उसे भी क्लासिक साहित्य में, आभिजात्य साहित्य में रखा जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो आभिजात्यवाद की जो प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां उभर के आईं, उसमें यह देखा गया कि यह अनुकरण करता है, यानी श्रेष्ठ साहित्य का और श्रेष्ठ सिद्धांतों का और श्रेष्ठ रचनाकारों की विशेषताओं का यह अनुकरण करता है। यह सार्वकालिकता को मानता है, यह परंपरानुगतिकता को मानता है, यानी परंपरा को मानता है, परंपरा के पीछे चलना, किसी अच्छी परंपरा को मानता है, उसका अनुसरण करना चाहता है, किसी अच्छे सिद्धांत का अनुसरण करना चाहता है। इसमें भावोद्रेक के स्थान पर भावों के ठहराव और भावों के स्थायित्व को महत्व दिया गया है। अभिजात्यवाद क्षण में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और इसीलिए भावोद्रेक के स्थान पर वहाँ पर भावों के ठहराव को, भावों के स्थायित्व को, भाव समय को महत्व दिया गया है। अभिजात्यवाद में आत्मनिष्ठता के स्थान पर सार्वकालिकता और सार्वभौमिकता को महत्व दिया गया है, वस्तुनिष्ठता को महत्व दिया गया है। यहाँ पर अलंकरण के स्थान पर सादगी के पर बल है और भावना की प्रधानता के स्थान पर विवेक को प्रधानता दी गई है, बौद्धिकता को, आत्मसंयम को, वाक्य संयम को। इसीलिए जो आभिजात्यवाद की श्रेणी में जो आने वाला साहित्य होता है उसमें एक ठहराव होता है और अधिकतर आभिजात्यवाद की श्रेणी में जो साहित्य हैं वो कालजयी साहित्य हैं। तो आभिजात्यवाद को आज हमने थोड़ा संक्षेप रूप में समझा है। आगे की कक्षाओं में हम इसे और ज़्यादा विस्तार से भी समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के आभिजात्यवाद के जो प्रवर्तक हैं वो होरेस को माना जाता है। आभिजात्यवाद की प्रवृत्ति हमें ईसा से पूर्व 4वीं शताब्दी से ही दिखाई देती है और ईसा के आरंभ से 65 वर्ष पूर्व होरेस ने आभिजात्यवाद का प्रवर्तन किया। आभिजात्यवाद साहित्य में सार्वकालिकता, सार्वभौमिकता और युग प्रवर्तक साहित्य को और वस्तुनिष्ठता को महत्व देता है। धन्यवाद।